हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमांशु सर यूपीएससी चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार क्या सोच रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होंगे आगे जाके, अगर इसका वे फॉरवर्ड हमें लिखना हो तो वो हम क्या इसमें डालेंगे, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। इट मीन्स कि किसी कंट्री के अंदर अगर सारे इलेक्शन एक साथ हो जाए तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इट मीन्स अभी हम इलेक्शन साइकिल को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। बट ये इंडिया के लिए न्यू नहीं है। जब हम आजाद हुए और उसके बाद 1951 से लेकर और 1967 तक हमने कंटिन्यू इसी मोड में अपने इलेक्शंस को कराए। बट उस समय की सिचुएशन और आज के सिचुएशंस में काफी डिफरेंसेस हैं। उतने ज्यादा वोटर नहीं हुआ करते थे। मैकेनिज्म का डिफरेंस था। उस समय बैलेट पेपर हुआ करता था, अब ईवीएम का कॉन्सेप्ट है। आरपीए नहीं बना हुआ था। आरपीए उतना ज्यादा बन भी गया तो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना आज है। जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट में जो चीजें बढ़ी, जिस तरीके से सोशल मीडिया है और भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो उस समय नहीं थे जो आज बहुत, मतलब कहने का मतलब कि भाई कई ऐसे डायमेंशन है जो पहले नहीं थे, अब वो बहुत ज्यादा हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो रिस्ट्रक्चरिंग करने के बारे में बात की गई और ये प्रोग्राम ऑलरेडी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। बट वेरियस कमेटीज ने टाइम टू टाइम इस बात को लेके एक रिकमेंडेशन डाली और सबसे पहले 1983 में इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कहना शुरू किया। अगेन 99 में ये बात फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही जाती है। फिर लॉ कमीशन इस बात को कहता है। लॉ कमीशन आगे बढ़ता है और फिर लॉ कमीशन एक रिकमेंडेशन देता है कि 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए जाए जिसके थ्रू हम वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाए। 2016 में जो प्रेजेंट सरकार है ये इस बात को कहना शुरू करती है और नीति आयोग उसके लिए पेपर रिलीज करता है जिसको लेके कि वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए या क्या चीजें आगे बढ़ पाएंगी। 2020 इस समय लॉ कमीशन एक रिकमेंडेशन देता है, 22 लॉ कमीशन, और वो ये बात कहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए और वो स्पेशली साइमल्टेनियसली इलेक्शंस के लिए ही हो और उसके लिए एक अलग पार्ट ऐड करने की बात कही जाती है। इसी को देखते हुए हाई लेवल कमेटी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे उनके अंडर में, रामनाथ कोविंद साहब के अंडर में बनाई जाती है और उस कमेटी की रिकमेंडेशन अभी आई है जिसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अब ये डिस्कस होगा नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में। फिर इसके ऊपर क्या बातें बन पाती हैं, जेपीसी में जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, सरकार के पास अपने चैलेंजेस हैं, वो वो आगे की चीजें रहेंगी। अभी हम बात करते हैं कि जो इसकी रिकमेंडेशंस है वो क्या है। मेनली 4 बातें इन्होंने कही। अराउंड 18,000 पेजेस की रिपोर्ट है। बट इस तरीके के फैक्ट आपके किसी काम के नहीं होते। बेसिक बात समझिए कि उसमें नीड क्या है, जो बातें में निकल के आ रही है। मेनली 4-5 बातें उन्होंने कही हुई है। पहला ये कहा है कि हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन करा ले और जिसमें हम स्टेट और सेंट्रल को साथ में कराने की बात उन्होंने कही है। अब इसमें स्टेप 1 में इन्होंने रखा हुआ है, इसके लिए इनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो 83-85 लोकसभा के लिए और 170 to 174 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इनको करना पड़ेगा। अगेन ये कहते हैं कि आफ्टर 100 डेज हमको लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी करा लेने के बारे में बात की गई है और इसके लिए इंसर्शन करना पड़ेगा। 324A पावर देगा इलेक्शन कमीशन को। अगेन 325 में भी अमेंड करने की बात है। एक यूनिलेटरल वोटर आईडी बनाने के बारे में बात की गई है। वो सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने इसमें कहे हुए हैं। अब सिंगल इलेक्टोरल रोल्स के बारे में भी इन्होंने बात की हुई है जिसको लेके ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की जा रही है। इस तरीके के इलेक्शन है। एक तो जो पहली बात स्टेट और सेंट्रल के बारे में बात की गई, ये आता है अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे जिसमें म्यूनिसिपालिटीज हैं और आपकी विलेज पंचायत हैं, ये आपकी स्टेट बॉडीज के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इनका फॉर्मेशन, इनकी फंक्शनिंग, इनकी एक्टिविटी सब कुछ इसके अंदर डील की जाती है। इसीलिए 324 को इंसर्ट करके चेंज करना चाहते हैं कि एसोसिएट बन के उनके साथ काम करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एसोसिएट बने। ठीक है, मीन्स उसके अंडर में उसके साथ जुड़ के काम करे। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक बात इसमें ये भी कही कि इनकी हंग अ, हंग हाउस की सिचुएशन अगर आ गई
तो क्या होगा कि भाई बीच में अगर ब्रेक हो गया या सरकार के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आ गई या बनी सरकार अचानक से चली जाती है, जबकि इसमें इन्होंने जर्मन मॉडल को रिजेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। इन्होंने इस बात को रखा हुआ है कि नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम इसको अप्रूव करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि बीच में सरकारें जो है वो जा सकती हैं। अब एक बार पूरे इलेक्शन हो गए, हो सकता है कि दो तीन स्टेट की सरकारें चली गई, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इन्होंने की टर्म दिया हुआ अनएक्सपायर्ड टर्म्स के बारे में बात की हुई। जो अनएक्सपायर्ड टर्म का मतलब है कि जितने ईयर्स टाइम बचे रहेंगे, रिमेनिंग जो टाइम रहेगा, उसके लिए री इलेक्शन करा लिया जाए। बट ये कब तक वैलिड होगा, जब तक कि नेक्स्ट साइकिल नहीं आ रहा। नेक्स्ट साइकिल जैसे आएगा तो फिर इस स्टेट के अंदर इलेक्शन होगा। इट मीन्स कोई एक आप एग्जांपल उठा लीजिए, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 2.5 साल के लिए सरकार बनी, 2.5 साल बाद वहां हंग सेशन में चली जा रही है, नहीं हो पा रही, सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी। देन क्या होगा कि वो 2.5 साल के लिए फिर इलेक्शन होंगे, वो सरकार 2.5 साल जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल में वो साथ में आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके बारे में बात भी कर रखी कि लॉजिस्टिक वगैरह हम कैसे करेंगे, ये सारी बातें यहाँ रखी हुई है। अब ये भी बात समझने वाली है कि क्या दुनिया में इकलौते हम देश हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका आंसर है नो। स्वीडन, बेल्जियम, नेपाल ऐसे कंट्री हैं जिनके पास ऑलरेडी इस तरीके के मैकेनिज्म है और ये वन टाइम पे ही सारे इलेक्शंस करा लेते। बट द चैलेंज इज कि ये सारी कंट्री जोड़ देने के बाद भी इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर ही नहीं होंगे। जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, इथनिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, रिलीजियस डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वोटर्स के अकॉर्डिंग, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इंडिया में इलेक्शन कराना ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बराबर, सबको जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर का ये काम होता है। आगे ना आगे बढ़े कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए, कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है। 1951 का जो इलेक्शन 32 करोड़ में हुआ था, लेकिन 2019 का इलेक्शन 60,000 करोड़ में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल से जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हुई है। बट इसके साथ में एक चीज और ऐड करता चलो, हमारे टोटल जीडीपी का 1% भी नहीं है। प्रो एंड कॉन्स थोड़ा थोड़ा साथ में करेक्ट करते हुए चलिए, कभी ऐसी बात हो तो आपके पास दोनों लॉजिक साथ में रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के बारे में बात की गई है कि सिक्योरिटी पर्सन्स और इलेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी पर्सन्स जहां भी यूज होते हैं उस सिचुएशन में, और जो सारी एक्टिविटीज है, इट मीन्स जो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, जो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस हैं, वो कहीं ना कहीं डम पड़ जाते हैं। वैसे एक्टिविटी हो जाती है तो उसके लिए हमारे सिक्योरिटी पर्सन की चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। और साइमल्टेनियसली अगर पूरे भारत में एक साथ हो रहा है और ऐसी सिचुएशन कहीं खड़ी होगी, हाउ कैन मैनेज, दिस इज द रियल चैलेंज। ये चैलेंज होता है। तो ये सारी चीजें एक बार में इन्होंने करने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइम को, ये जो हमारी मैन पावर है, इसका हम केवल एक बार में यूज कर लें, तो एक बार में हम यूज कर लें तो हमारे पास 5 ईयर के लिए जो टाइम मिलेगा, रिमेनिंग टाइम मिलने वाला है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे इंप्लीमेंट होता है 19 डेज के लिए, सारी चीजें हर्ट हो जाती हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग, एवरीथिंग विल बी गो ऑन स्टॉपिंग मोड, वो सारी चीजें रुक जाती है। अब इस सिचुएशंस में जो बहुत इसेंशियल एक्टिविटीज है वो भी रुक जाती हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो इसमें ऑफिशियल्स, इलेक्शन ऑफिशियल में बहुत ज्यादा एजुकेशन से लोग आते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी नेशन बिल्डिंग के लिए, किसी भी नेशन के लिए। उसको अगर हम रोक रहे हैं तो वो एक हमारे लिए अच्छा खासा चैलेंज क्रिएट करता है। ऐसे और भी टॉपिक है और भी बातें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। और भी अलग, जैसे फूड के भी, फूड के ऑफिसर्स को भी उठाया जाता है ना, वो भी आके इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस के रूप में भी आप यहाँ दिखाइए इस बात को रखते हुए। आगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। एक ये भी बात की कि जो वोटर टर्नआउट है वो काफी तेजी से इंक्रीज होगा। देखिए 36%, 56% हार्डली जा रहा होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। 60% बहुत मैक्सिमम कहीं माना जाएगा तो माना जाएगा। अब ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारे अकॉर्डिंग बेहतर होंगी। लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 5 साल में एक बार होना है, तो रियल में लोग इलेक्शन को एज इलेक्शन फेस्टिवल की तरह, एज ए फेस्टिवल, डेमोक्रेसी के फेस्टिवल की तरह एंजॉय करेंगे। कुल मिला के जो बातें हैं वो यहाँ होंगी। तो इसे हम इनकरेज कर पाएंगे। और जो गवर्नेंस के डिस्ट्रप्शन है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे, जिसको मैंने आपको बताया कि ना, गवर्नेंस के सारे मॉडल्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, सारी चीजें रुक गई होती हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं हो पा रही होती है। ये चैलेंजेस हैं। जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो हैं ही, जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं वो भी रुक जाती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज इसके साथ। अब बड़ी चीजें आ रही होती है। अब अगर इसके चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म को लेकर बात करें,
तो देखिए आरपीई को लेके भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें क्या है, उसमें आपको कई जगह के चेंजेस करने पड़ेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना पड़ेगा, कितने स्ट्रिक्ट आप बना पाएँगे, कितने नहीं के बना पाएँगे। आज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, वो एग्ज़ैक्टली उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएँगे, अदरवाइज़ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। मोर मोरेओवर अगर अप एंड डाउन देखा जाए, थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर करने पड़ेंगे। साथ-साथ में चूँकि जब आप स्टेट के लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो स्टेट सब्जेक्ट के बारे में स्टेट सब्जेक्ट है और एंट्री 5 में वो पार्ट का पार्ट है। अब उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, साथ साथ में हाफ जो स्टेट्स हैं उनके कंसेंट भी आपको लेने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आप फुल फुल मेजोरिटी में कोई सरकार नहीं है। तो अभी वो नंबर गेम जो है वो हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है भाई। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो जो नेशनल इशू है केवल इलेक्शन उन्हीं पे होगा, रीजनल चीजें कहीं ना कहीं बैक चली जाएंगी। और वो अगर पीछे छूटेंगी तो रियल डेमोक्रेसी की स्पिरिट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। एक दूसरी बात, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी एक हम्बरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जी, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही कहता है कि जब तक लीडर तब तक आपके पास आएंगे जब तक इलेक्शन होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी बात तब तक सुनेगी। इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं। फॉरवर्ड प्रोटेस्ट आप उठा के देख लीजिए, वहां चीजें हुई। अग्निवीर वाले चैलेंजेस को देखते हुए, रेलवे एग्जाम के चैलेंजेस को देखते हुए, और कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेके सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। तो अगर इस सीन को अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें, अगर 5 ईयर बाद इलेक्शन हो तो सरकार आपकी बात को सुनेगी ही नहीं। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और रियल में इलेक्शन होता ही इसीलिए है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम लिटमस टेस्ट पे पास कर पाए, हम उनको वो नंबरिंग दे पाए, हम उनको वो वैलिडिटी प्रोवाइड कर पाए कि वो हमारी ग्रीवांसेस, हमारे इश्यूज को एड्रेस करें। अब अगर वो एड्रेस होगा ही नहीं तो दिस इज अ रियल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, और फिर वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। अब इस कंशंस को भी हमको देखना होगा। तो अगर हम वे फॉरवर्ड करें तो हम इस बात को बिल्कुल एडमायर करेंगे, हम अप्रिसिएट करेंगे कि इस तरीके के जो रिफॉर्म है दे आर वेल एंड गुड। बट हाउ कैन डील द चैलेंजेस, वो भी बहुत जरूरी है। लोगों की जो नेसेसिटीज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होनी चाहिए। आपके पास उसके क्या ग्रीवांसेस है, इतने बड़े लेवल पे पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, ईवीएम आप कैसे लेके आएंगे, वो आपके लॉजिस्टिक कंसर्न जो है बहुत बड़ा वो। और सिक्योरिटी पर्सन्स वाले चैलेंजेस को आपको देखना होगा। इलेक्शन को किस तरीके से आप होल्ड करेंगे। कई बार आप देखते हैं कि किसी एरिया में इलेक्शन हो रहा होता है, बट द चैलेंज को सिक्योरिटी कंसर्न आता है तो एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज दिया जाता है। बट जब साइमल्टेनियसली एक बार पूरी जगह होगा तो कैसे आप मूव कर पाएंगे, ये आपके लिए चैलेंज होगा। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इट मीन्स कि अभी ये बातें हैं, लेकिन इनको जमीन में उतारने के लिए हमको अच्छी खासी मेहनत की जरूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने की जरूरत है। इस कमिटी ने ऑलमोस्ट सारे एरिया से, जुडिशरी के लोगों से, एजुकेशनलिस्ट से, जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात की, इवन दो फिक्की और एसोचएम से भी बात की गई है। तो सब जगह से बात करके इस बात को रखा हुआ है। इट मीन्स कि इसकी वैलिडिटी को लेके हर समूह के लोग सहमत तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इसको मैनेज करेंगी ये देखने वाला है। क्योंकि 47 पार्टीज में 32 पार्टी ने इसको सपोर्ट किया और 15 पार्टी ने इसका इसका अपोज किया हुआ है। और ये वो पार्टियां हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं आज की गवर्नमेंट के अंदर, आज की पार्लियामेंट के अंदर। तो एक चैलेंज सरकार के लिए बिल्कुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।